कि तनकीद लोगों ने की कि कहानी का सिर पैर नहीं है, ये नहीं, लेकिन इससे आगे नहीं कोई गया। चेंजेस किसने कराए आपके ख्याल में? और मुझे पता था कि ये डायरेक्टर ऐसा करेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। तो उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी चूँकि 8 करोड़ रुपया लगा हुआ है, तो आप अगर बोलेंगे तो पब्लिक आएगी, नहीं तो आपकी मेहरबानी, आप रिलीज से खामोश होगी। नहीं, कभी कभार कुत्तों का बजट नहीं होता तो बिल्लियाँ चूहे भी भगा सकता है बंदा। फ़र्क यही है कि ये चूहे पीछे लगा लेते हैं, मैं कुत्ता लगाना चाहता हूँ। आपकी दुआओं में इतनी ताकत है, ठीक है, तो मुझे बताएं मुल्क के लिए कोई दुआ कर दें। कौम के लिए मेरी दुआएं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कौम सही नहीं है। तो कोई ऐसे सीन आ जाते थे फैमिली जो नहीं देखती थी तो जी वो गलत थे। मेरी फिल्मों में भी गलत सीन आए हैं, मेरी फिल्मों में भी गलत गाने आए हैं और डाले हैं। मैं कहता रहा हूँ कि ये ना करें। तो आपने इतनी फिल्में एक बंदे के साथ, मैं अल्लाह ताला ने मुझे बर्दाश्त बहुत दिया। आपने अंदाज़ा लगाया ना कि आप उस आदमी का नाम लें, मेरी बर्दाश्त देखी, मैंने उस आदमी का नाम नहीं लिया कि जिस राइटर ने काम किया कि लोग उसे गालियाँ दें। जी ये 47 गलत है। मैंने भी कहा आपकी एज पाकिस्तान वाली तो नहीं लगती हाँ ये है ना? 6 मार्च 1942 की है। यानी उससे भी पुराने आप, जी पाकिस्तान से भी पहले के हैं। जी, मेरा कमाल कोई नहीं है, ना मैं वॉक करता हूँ, ना मैं वर्जिश करता हूँ, ना मैं जिम जाता हूँ, क्या करते हैं फिर? पराठा खाता हूँ। नाज़रीन, अगर आपने भी इतनी उम्र जिंदा रहना है तो आपको भी पराठे खाने पड़ेंगे। नहीं हर एक को पराठा सूट नहीं करता। कौन सा वाला पराठा है? नहीं तो मुझे बता, शान फिर आपके बारे में क्यों कहते हैं कि यार वो किसी ना किसी बुराई कर रहे होंगे? भौंकने वाले कुत्तों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ एक जुमले में मारा था। उस पूरी टीम में अगर कोई नाम पब्लिक के लिए या जियो के लिए या बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए था तो वो सिर्फ नासिर अदीब था। तो मुझे पता है चर्च जो है वो लिखने से पहले पीनी चाहिए या फिर चर्च बाद में पीनी चाहिए लिखने? चर्च हमेशा उस वक्त पीनी चाहिए जब आपका दिमाग ब्लॉक हो जाए। चर्च में एक ही खूबी है कि चर्च आपको ना सेंट्रलाइज करती है। मसलन आप कहानी की सोच रहे हैं ना, आपने चर्च पी लिया है और सोच रहे तो आप कहानी से बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मेरे पास एक ही सनद है कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, और वो ये है कि मुझे खलील रहमान का राइटर मानता है। मोहम्मद राना के साथ हुआ क्या, मसला क्या हुआ है? कि मैंने देखा कि सेट पर वो सोते थे और वो गाड़ी में होती थी तो पैक बनाकर भेजा करती थी। कितने ही लोग और कितने फनकार हैं जो इस शराब की नज़र हो गए। तो नूर साहब में यही नक्श है कि वो ना अपने से अच्छा किसी को डायरेक्टर मानते हैं, ना अपने से अच्छा किसी को राइटर मानते हैं। कोई इशू नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिलाल शाहरुख का फ़ोन करके मेरे सामने पूछे ना, मैंने कभी कहा होगा मेरा टाइटल ऐसे देना वैसे देना। छठी होगी ना तो फिर आप सांप होंगे, आप इंसान नहीं होंगे, क्योंकि जो बंदा 100 साल का हो जाता है ना सांप बन जाता है, सुना है मैंने। रेशम ठीक है या फिर केदार ठीक कह रही है? उसका एक जुमला मुझे बहुत बुरा लगा कि नासिर अदीब गंद बोलते हैं, घटिया बातें करते हैं मेरे बारे में और अपनी रेटिंग बनाते हैं। मैंने सुना है आप बुल्ला 2 भी बना रहे हैं, बात ठीक है? तो ये शान की आज आप साइड ले रहे हैं, ये क्यों नहीं बोला उस वक्त? हाँ। सिर्फ इसलिए कि अगर ये बोलते तो वो इनको भी नंगा कर देता। वो ऐसा शख्स है। आग लगे बस्ती में अगर ना लगी होती तो आपको लगता है बुल्ला ज़्यादा हिट होती? उसके डायरेक्टर में एक खामी है, वो जब भी कहीं खड़ा होता है ना वो भी किसी को डायरेक्टर नहीं मानता। तो ये पंजाब फंड जिन लोगों को मिला, आपको लगता है ठीक लोगों को मिला या फिर कुछ नाम आगे पीछे होने चाहिए थे? इससे इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। इनको पैसे देते रहेंगे, रिवाइवल नहीं होगा। ये पता नहीं किस तरीके से फिल्में बना के आपको दे देंगे। मसलन एक आदमी ने 3 करोड़ रुपये गवर्नमेंट से ले लिया और उसने लपेट के 2.5 करोड़ रुपये में फिल्म दे दी, 50 लाख रुपए की दिहाड़ी लगा ली। कंडासा दिया जाए तो आप सबसे पहले किस पे चलाएंगे इस टाइम पाकिस्तान में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं अगर चलाऊंगा ना सबसे पहले गंडासा। आप यकीन करें कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, कोई ना कोई उठा के न ले जाए। आप जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को गंडासा भी दिया, डायलॉग्स भी दिए और सुपर हिट फिल्में भी दी। मैं आज जिनके साथ मौजूद हूँ इन्हें कौन नहीं जानता, पूरी इंडस्ट्री जानती है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ना अपोलोजाइज़ करना चाह रहा हूँ, सॉरी इस वजह से भी कि यार मैंने एक जगह पे जाकर इंटरव्यू दिया जहाँ पे मैंने ना कहा कि यार मुझे ना स्टोरी नहीं पसंद आई, मैंने आपके ऊपर थोड़ी सी तनकीद की, मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी तनकीद की, मगर फिर जब खलील रहमान कमर साहब की कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा कि आपने नासिर साहब से पूछा है कि ये बात जो आपने कही है वो सही है कि नहीं, नासिर साहब की वीडियो देखो अभी। नहीं सर, ये आपका कोई जुर्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद जो आपने महसूस किया आपने कह दिया। तो बड़ी दुनिया ने मेरे ऊपर तनकीद की है, बहुत सारों ने बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की बातें की हैं। तो मैं माइंड इसलिए नहीं करता कि जब मैं हजूम में जाता हूँ, जब मैं अपने अवाम के पास जाता हूँ, वहाँ मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी अवाम में से नहीं मिला जिसने मेरी कभी बदतारीफ़ी की हो किसी भी किस्म की।
और या मेरे ऊपर कभी तनकीद की हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मखसूस हैं, वो तनकीद करते हैं, उसमें कुछ आप जैसे हैं मासूम लोग जिनको नहीं पता होता, कुछ ऐसे होते हैं जो कमिटेड होते हैं और पेड होते हैं, उनको पता होता है कि हमें इसकी मुखालफत करनी है तो वो करते हैं। अब ये कुछ दिन पहले एक आदमी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपका वो देखा मैंने क्लिप जिसमें आपने किया, लेकिन मैंने आपको आपने मुझसे कांटेक्ट भी किया, मैंने आपको टाइम भी दे दिया और मैंने कतन कोई इजहार नहीं किया। ये आप ही ने इजहार किया, अगर आप ना करते तो मैंने बात भी नहीं करनी थी इस पर। उसकी वजह है कि आपका राइट है। हम जब फिल्म लिख के पब्लिक के सामने पेश करते हैं और वो 2000 या 2500 का टिकट लेते हैं या 500 का टिकट लेते हैं, जहाँ भी जब बैठते हैं पेट्रोल खर्च करके आते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, तो हम अगर उनको एंटरटेन नहीं कर पाते या हम उनको वो मकाम नहीं, वो उस मकाम तक नहीं ले जाते जो उन्होंने सोचा होता है, तो उनका ये राइट है, जो मर्जी वो कहे। ये फिर हुआ क्या, मुझे वो समझ नहीं आया। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि आपने जो लिखा, जो उन्हें स्टोरी दी, ये डायरेक्टर ने चेंजेस कराए हैं, ये शान ने चेंजेस कराए हैं, प्रोड्यूसर ने कराए हैं, या फिर जो उनका नया एक राइटर हायर किया हुआ था उसने कराए हैं, या फिर इन सब ने कराए हैं, या फिर मैंने ये भी सुना है कि चैट जीटीपी से भी कराया है। चेंजेस किसने कराए हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, किस किस ने किए हैं ये तो मुझे नहीं पता, इसका जिम्मेदार सिर्फ डायरेक्टर है। उसकी वजह ये वो आल नाल होता है और मुझे पता था कि ये डायरेक्टर ऐसा करेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। यही वजह है कि उसकी तसल्ली के मुताबिक स्क्रिप्ट मुकम्मल करने के बाद मैंने प्रोड्यूसर की और उसके स्टाफ की मौजूदगी में उससे पूछा कि मैं 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता दें। जिसका जवाब हर बार उसने यही दिया कि ये आपने जो किया बिल्कुल ठीक है और इस वक्त कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई तो मैं फ़ोन पर रब्ता कर लूँगा। ये 4 दफ़ा मैंने पूछा। जो मैंने लिखा, इसको पहले एक डायरेक्टर और भी था, वो भी टीवी का डायरेक्टर था, वो छोड़ के चला गया कि जी मैं ये नहीं बना सकता। ये भी टीवी से आया, इसने भी पहले कहा जी मेरे से पैसे वापस ला दे, मैं ये नहीं बना सकता। मैंने इसे समझाया, हौसला दिया, वरना ये डायरेक्टर ना होता इस फिल्म का, मैंने ही रखवाया इसको। उसने फिर तब्दील करवाया, मैंने कहा मैं तुम्हारे मुताबिक तब्दील कर देता हूँ। मैंने तब्दील किया, लेकिन मैंने अपनी फिल्म की टेम्पो, स्क्रीन प्ले का मजाज वही रखा जो मेरा है, डायलॉग का भी मजाज वही रखा। अब वो डायलॉग जो मांगते थे वो भी उसके पास नहीं था, और मेरा सीन जो था, जो फ्रेमवर्क और जो फुटवर्क मांगता था वो भी उसके पास नहीं था। सर मुझे पता है प्रोड्यूसर, ठीक है, वो नहीं कह सकता था कि यार ये आप चेंजेस क्यों कर रहे हो? प्रोड्यूसर से मैंने पूछा और प्रोड्यूसर ने आगे से जवाब ये दिया कि जी इसका सारा जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया क्योंकि मैंने डायरेक्टर लिया हुआ था, मैंने फिल्म बनानी थी। तो फिर जब मैं भड़का तो उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी चूँकि 8 करोड़ रुपया लगा हुआ है, तो आप अगर बोलेंगे तो पब्लिक आएगी, नहीं तो आपकी मेहरबानी आप रिलीज से खामोश हो गए। मैं जब तक उन्होंने कहा मैं खामोश रहा। फिर जब उन्होंने कहा, क्योंकि उसके बाद फिर इसने इंटरव्यू दिया, मैं फिर भी शायद शोएब के ख़िलाफ़ न बोलता, लेकिन जब लोगों ने मुझे बराह रास्त कहना शुरू किया और इसने इंटरव्यू से पहले कहा, इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि जी मैं नासिरुद्दीन साहब का जो स्क्रिप्ट है इसलिए नहीं पिक्चराइज कर, मैं कुछ नया सोच कर आया था, मेरी नई सोच है। एक काम फ़र्ज़ करो, आप मुझे कहते हैं कि ना साहब आपने इधर 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 दौड़ के ना यहाँ पहुँचना है, ये आपका राउंड है। अब यहाँ मुझे ख़तरा महसूस है कि यहाँ मेरे पीछे कुत्ते लग जाएंगे, यहाँ मैं इनको मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ चढ़ाई है मैं नहीं चढ़ सकता, यहाँ खाई है मैं इसे टॉप नहीं सकता। तो मैं आपसे कहूँगा कि जी प्लीज़ इसमें से जो खाई निकाल दें, ये चढ़ाई निकाल दें, यहाँ कुत्ते वो भी निकाल दें, तो वो थ्रिल ख़त्म हो जाए। मेरी दौड़ की एक थ्रिल होती है कि यहाँ आगे कुत्ते पड़ गए, लोग यार कुत्ते पड़ गए कैसे बचेगा, कुत्तों से बच गया, चढ़ाई कैसे चढ़ेगा, चढ़ाई चढ़ गया, खाई कैसे अबूर करेगा। फिर जब ये सारी चीज़ अबूर करता है वो क्लैप लेता है और फिल्म हिट होती है। नहीं, कभी कभार कुत्तों का बजट नहीं होता तो बिल्लियाँ चूहे भी भगा सकता है बंदा। नहीं, बस वो बिल्लियाँ, बेसिक जिस चीज़ से थ्रिल हो बात, तो वो ना चूहा और चीज़ है, बिल्ली और चीज़ है, कुत्ता और चीज़ है। तो फ़र्क यही है कि ये चूहे पीछे लगा लेते हैं, मैं कुत्ता लगाना चाहता हूँ। डिफरेंस है ये। अच्छा मुझे बताएं कि जो राइटर उन्होंने हायर किया था कि यार चेंजेस वगैरह करें, मुझे बताएं वो राइटर शायद आपको जानता नहीं था, वो नहीं आपको बता सकता था कि यार ये चेंजेस आई हैं वगैरह, तो ये मैं करूं या ना करूं, उसके साथ कोई आपका कांटेक्ट हुआ है? वो राइटर मुझे सिर्फ जानता ही नहीं था, वो राइटर था जिसने अपनी फिल्म बनाने के लिए मुझे राइटर साइन किया, और 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा साइन किया, और तीसरी दफ़ा भी उसने मुझे साइन कराया। वो सब मुझे जानता था, लेकिन मैंने जब ये उसकी हरकत देखी तो मुझे महसूस हुआ कि बाज़ इंसान जो हमें बड़े नज़र आते हैं वो अंदर से बहुत छोटे होते हैं। जिनको हम बाज़ दफ़ा छोटा समझते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उसको तो चाहिए ही नहीं था कि मेरे स्क्रिप्ट को हाथ लगाता। अच्छा।
हाँ, मेरे स्क्रिप्ट खलील रहमान कमर के पास आता, वो तब्दील कर देता तो मैं इतराज़ भी ना करता। मैं कहते इट्स ओके, कभी इतराज़ नहीं कहा, सारा स्क्रिप्ट चेंज कर देता। क्यों कि मेरे से आला राइटर के पास गया। अगर आपने कोई काम करना है, आप एक डायरेक्टर लेते हैं, उसको कट करते हैं, या एक डायरेक्टर आपको हिट फिल्म देता है, हिट फिल्म देने के बाद आप उसे नहीं लेते, लोग एतराज़ करेंगे। लेकिन अगर आप उससे अच्छा डायरेक्टर लेते हैं तो लोग मुतमईन हो जाते हैं कि चलो ठीक है, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म थी इसलिए उससे अच्छा डायरेक्टर लिया। आप उससे बुरा डायरेक्टर ले लें तो लोग भी आपसे कहेंगे और फिल्म भी आपकी नहीं वो चलेगी। तो बात ये है कि उसको, वैसे मैं राइटर एसोसिएशन का ताहयात चेयरमैन हूँ 1988 से। हमारे आइन में शामिल है कि कोई राइटर किसी राइटर का छोड़ा हुआ या आधा लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। नंबर 1, उससे पूछे बगैर, उसकी तहरीरी इजाज़त चाहिए। नंबर 2, ये शर्त है कि उस राइटर का जो मुआवजा तय हुआ था वो प्रोड्यूसर पे करेगा पूरा, और उसके बाद जैसे मर्जी लिखवा ले। उसने ना मुझे फ़ोन किया, ना मेरे से पूछा, उसने ये अपने लिए फ़ख्र की बात समझी कि मुझे एक टाइटल मिल रहा है और मैं फ़िल्म लिखूंगा और मैं हिट हो जाऊंगा और मैं फलां हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो ये सोच भी नहीं होनी चाहिए, घटिया सोच है। हाँ, आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, आप लिखें और काम करें, मैदान में है, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, मेरी दुआ है। लेकिन किसी का उगला हुआ निवाला खाने से परहेज़ करें। ये फिल्म वाहिद थी जिसको मैंने देखा रिलीज़ से पहले, प्रोड्यूसर ने मुझे दिखाई तो मैं पहली दफ़ा घबराया और मैं समझ गया कि मुझे ये इसमें फ़िल्म है, मुझे बहुत जूते पड़ेंगे और ये फ़िल्म मिसरेबल फ्लॉप होगी, ये हफ्ते को उतर जाएगी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा मुझे जो कुछ दिया तूने दिया, मैंने तो दयानतदारी से लिखा, जिसने बेईमानी करके उसको इधर उधर किया है इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने अल्लाह से दुआ सिर्फ इतनी किया, मेरे मालिक, पहली बात यह है कि मुझे बेइज्जत ना करें कोई लोग, और दूसरी बात यह है कि इस फिल्म को इतने पैसे दे दे कि मेरा प्रोड्यूसर बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि तनकीद लोगों ने की कि कहानी का सिर पैर नहीं है, ये नहीं, लेकिन इससे आगे नहीं कोई गया और मुझे लोगों ने मुबारकबादें भी दी, आज तक दे रहे हैं, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 20 करोड़ को क्रॉस कर गई है फिल्म। तो और क्या चाहिए? मुझे पता, आपकी दुआ में माशाल्लाह बस ये मेरी वो है ना, यूँ कह लें कि मैं चूँकि बेकसूर था, हाँ, और वो मैं अक्सर अपने बारे में कहा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा मासूम हूँ, थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ और थोड़ा सा जज्बाती भी हूँ, और ये हकीकत। और इससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो फ़ायदा उठाकर मुझे यूज़ करके नज़रअंदाज भी कर देते हैं, उन्होंने कभी फिर हिट फिल्म की खुशखबरी नहीं सुनी, मुझे वो पता कोई डायरेक्टर हो। यस, मुझे पता आपकी दुआओं में इतनी ताकत है, ठीक है, तो मुझे बताया मुल्क के लिए कोई दुआ कर दें, हालात ठीक हो जाए, हमारे बात दरअसल ये है छंगे कि ख़त्म हो जाए। मेरी दुआ मेरी ज़ात के लिए थी, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर नहीं था, तो अल्लाह ताला ने, उसका लाख लाख शुक्र है, मेरी दुआ कबूल की। कौम के लिए मेरी दुआएं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कौम सही नहीं है। मेरी बात सुने, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के अहकाम को भूलकर दुआओं के पीछे चल पड़े। बेशक अल्लाह ने कहा कि दुआ मांगो, लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि पहले मेरे जो अहकाम उन पर अमल तो करो। आप फिर चुप क्यों रहे? आपने लड़ाई उस वक्त क्यों नहीं की जब आप इसके बुल्ला के शूट पे गए थे? आपने देखा कि डांस हो रहा है और वो स्क्रिप्ट आपके वाला नहीं है, आपको चाहिए था उसी वक्त लड़ाई करते, उसी वक्त कहते यार ये क्या किया। जी, मैं उठ के आया एहतजाजन, और उसके बाद मैं किसी शूट पर नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि अगर मैं उस वक्त करता, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इस लड़की का करैक्टर बदला होगा, इसको डांस करवा दिया, कोई बात नहीं। मुझे ये नहीं पता कि शूट पूरा चेंज हो गया। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं किसी शूट पर नहीं गया, इसलिए नहीं सिर्फ गया, मुझे अपनी तबीयत का पता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, मैं सट पर गिरबान पकड़ लूँगा डॉक्टर को, डायरेक्टर का। मैंने कहा मेरे प्रोड्यूसर जो है उसकी बेइज्जती भी होगी, उसका नुकसान भी होगा। मैंने कहा मुकम्मल होकर देखने दो। जब मुकम्मल होकर देखी तो फिर ये पोजीशन आई, फिर बोलना चाहा तो प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज़। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके फ़ायदे के लिए अपना नुकसान कर लूँगा। मैंने सारी बातें सुन ली, आज तक सुन रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरे मालिक ने मुझे सुरखरू किया, सबको पता चल गया, क्योंकि मेरा मकालमा खुद बताता है कि ये नासिरदीप का लिखा हुआ। मेरे मकालमे में तो रिदम होता है, पूरी फिल्म में एक ही डायलॉग है मेरा, बख्शी किसी ने न बख्शी। बाकी सारे मकालमे उन्होंने चेंज किए। अब जिस राइटर को लाए, अब वो राइटर खुद सोचे कि तूने जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया इसको,
तेरी पहली फिल्म का जो स्क्रिप्ट सामने आया पब्लिक वो ये है, उसकी पर जो तबसरा है वो सुन लो। वो मेरे ऊपर तबसरा नहीं है, वो एक्चुअली उसके ऊपर तबसरा है। ओके, यानी वो जो लोग हाँ जी। फिल्म की स्टोरी की क्योंकि बुराइयां कर रहे हैं। टाइटल मेरा है ना, हाँ हाँ तो सुनाते तो मुझे हैं, हाँ। लेकिन उसको सोचना चाहिए ये तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं, वो लोग ही चाह रहे हैं, ठीक है, आवाम चाह रही है कि उनको ना गालियां निकाले, तो उनका नाम भी बता दें ताकि उनको नाम से सर वो गालियां एक आदमी की सोच घटिया, अमल घटिया, अगर मैं भी वही कर दूंगा मैं भी घटिया हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको सीधे रास्ते पर लगाए, आइंदा किसी के साथ ना करे, मेरी ये दुआ है। मुझे बताएं, आपकी जो सूदी भट्ट के साथ भी काफ़ी फिल्में, मेरे ख्याल 70 से ज़्यादा की हुई हैं आपने। 74 फिल्में रिलीज होती। सूदी भट्ट का, हाँ, मगर उसके अंदर भी तो कभी कभार आइटम सॉन्ग आ जाते थे, रेप वाले सीन आ जाते थे, कोई ऐसे सीन आ जाते थे फैमिली जो नहीं देखती थी, तो जी वो गलत थे। अच्छा। मेरी फिल्मों में भी गलत सीन आए हैं, मेरी फिल्मों में भी गलत गाने आए हैं और डाले हैं। मैं कहता रहा हूँ कि ये ना करें, इतना मैं कहता था कि ये नंगा ना करें, लेकिन वो करते रहे। लेकिन चूँकि फिल्में मेरी थी, मैं अब ये कहूँ कि जी वो मैंने यूँ किया था, नहीं, मैं उसको ओन करता हूँ। जो गलत काम है वो गलत था। अगर मेरी इजाज़त से नहीं हुआ तो मुझे चाहिए था मैं सूदी भट्ट के साथ काम छोड़ देता। मैंने काम नहीं छोड़ा, खा अपने नाम के लालच में, खा अपने काम के लालच में या पैसे के लालच में, तो ये मेरा जुर्म है। ये सूदी भट्ट के साथ 73 फिल्में कैसे कर रहे? मैं तो, मेरा एक दोस्त है खुरम टेक है, उसके साथ मैंने एक फिल्म की है, मेरी बस हो गई है। तो आपने इतनी फिल्में एक बंदे के साथ? मैं, अल्लाह ताला ने मुझे बर्दाश्त बहुत दिया। आपने अंदाज़ा लगाया ना कि आप उस आदमी का नाम लें, मेरी बर्दाश्त देखी, मैंने उस आदमी का नाम नहीं लिया कि जिस राइटर ने काम किया, कि लोग उसे गालियाँ दें या उससे महफिल में शर्मिंदा करें, कि कभी बैठ जाए तो उसको कहें मैं नहीं, क्योंकि वो जो करेंगे मेरे कहने से करेंगे। मैं कहता उसके साथ जो करे ना वो अल्लाह करे, और मेरी दुआ कि अल्लाह भी उसके साथ ना करे, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। अच्छा, मुझे बताया, मैंने सुना है कि आप 6 मार्च 1947 में खरगोदा में पैदा हुए थे। जी ये 47 गलत है। मैंने भी कहा आपकी एज पाकिस्तान वाली तो नहीं लगती हाँ ये है ना? अच्छा, हालांकि ये आप हैरान होंगे, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1942 की है। यानी उससे भी पुराने आप, जी पाकिस्तान से भी पहले के हैं। जी 80 साल के आप। जी, ये मेरे जो जिस वक्त आपके साथ बैठा हूँ, ये मेरा 50वें साल जा रहा है। 6 मार्च को 84 ईयर कंप्लीट हो गए। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, क्यों मैं मजाक करूँगा, सीरियसली? बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और ये जो 47 का हुआ है ना मसला, ये मैं आपको बता, मैं शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने गया था। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो उसमें नादरा में, तो उसने अपने मुझे दफ्तर में बिठा लिया। तो मैं फार्म पूरा कर कहना मैं फ़ोन कर देता, बताओ। मैंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा 6 मार्च 1942। उसने कहा ठीक है। वो मैंने बताई उर्दू में 6 मार्च 1942, वो समझा 47, उसने 47 लिख दी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं गया, मैंने कहा यार ये मैंने चेंज करवाने के अंदाज हूँ तो बड़ा रफड़ पेगा, मैट्रिक दी संत ले आओगे, ये करोगे और चलन दो। मैं कही चलन दो। अच्छा, मुझे बताओ, मेरी इस उम्र में गोडे गिट्टे रह गए हैं, कमर में दर्द होती है, आप इतनी साल कैसे अभी तक बिल्कुल सही है? मैं ये सिर्फ, मैं जो समझो ये अल्लाह की अता है, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं है। ना मैं वॉक करता हूँ, ना मैं वर्जिश करता हूँ, ना मैं जिम जाता हूँ। क्या करते हैं फिर? पराठा खाता हूँ और रात को भी बाद में पराठा खा लेता हूँ। बस मैं जो पराठे खाते हैं। नाज़रीन, अगर आपने भी इतनी उम्र जिंदा रहना है तो आपको भी पराठे खाने पड़ेंगे। नहीं, हर एक को पराठा सूट नहीं करता। कौन सा वाला पराठा है? कोई स्पेशल है? कोई नहीं, मैं देसी घी वाला, कीने वाला, आलू वाला, कौन सा? देसी घी का पराठा होता है जी, ऑयल का पराठा मैं नहीं खाता। अच्छा। तो वो बात ये है कि जो मैं समझूँ, जो मैं आपको बताऊँ, जिसकी वजह से जो मैं आज तक फिट हूँ, ये पहली बात तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। आप अपनी एहतियात से कुछ भी कर लें, होना तो वही होता है जो रब चाहता है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी नेगेटिव सोच नहीं रखी किसी के इंसान के बारे में भी, खा वो मेरा दुश्मन है। आप यकीन करें, जब मैं दुआ मांगता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले दुश्मन के लिए मांगता हूँ, उसके बाद दोस्त के लिए मांगता हूँ। सबसे पहले उनके लिए मैं मांगता हूँ जो मेरा बुरा चाहते हैं, और उसके बाद उनके लिए मांगता हूँ जो मेरा अच्छा चाहते हैं। नहीं तो मुझे बता, शान फिर आपके बारे में क्यों कहते हैं कि यार वो किसी ना किसी की बुराई कर रहे होंगे? बस ये उसकी मर्जी है जी, वो कहता है तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वो असल में उसने इसलिए कहा कि मैंने उसके बारे में एक बुराई नहीं की थी, बल्कि एक हकीकत में थी। मैंने डायरेक्टर को ये कहा था, आप शान को ले रहे हैं, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको ना लें। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जी पहली बात, लेट आता है, 9 बजे का 10 बजे का टाइम देगा, 2 बजे या 3 बजे आएगा। नंबर 2,
सेक्रेटरी भी मुंह मारता है, मसलन आपसे किसी सीन पर भी इतराज़ कर देगा, यार ये मैं नहीं बोलना, ये मैं डायलॉग नहीं बोलना। मैंने कहा नंबर 3, आपकी डायरेक्शन पर भी उसके सवाल उठेंगे कि आप शॉट सही नहीं दे, वो क्या ऐसे कर लें, ये कर लें। तो आप अगर ये बर्दाश्त कर सकते हो ले लें। जहाँ तक आर्टिस्ट का तल्लक है, मैंने कहा पाकिस्तान में वो पंजाबी का वो शाहरुख से बड़ा एक्टर है, ये मैंने बात की। अब उसने उससे आगे क्या कहा मुझे नहीं पता, उस तक ये बात पहुंची। तब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला बोला कि किसी की बुराई कर रहे होंगे, और फिर मैंने जवाब भी दिया। यस यस सर, आपको पता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, ठीक जी। है, और आई थिंक शान ने वो बात नहीं करनी थी। कसूर पता है किसका था? कसूर उसका था जिसने आपका सवाल किया। अगर वो आपका सवाल ना करते, उधर वो थी शायद आप उन्हें जानते हो, राबिया हसन, रानी की बेटी जो है, अगर वो आपका नाम ना लेती तो फिर वो शान ऐसी बात ना करता, फिर राबिया का कसूर हुआ ना सारा। नहीं सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे वो कुछ भी सवाल, अब आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने पूछा ना उस आदमी का नाम बताएं। हाँ, मैंने बताया नहीं, तो आपका क्या कसूर? आपका राइट है। राबिया हसन ने इसलिए पूछा कि नासिरुद्दीन को तो बेचा उन्होंने। उस पूरी टीम में अगर कोई नाम पब्लिक के लिए या जियो के लिए या बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए था तो वो सिर्फ नासिरुद्दीन था। तो इसलिए उसने पूछा कि आप यहाँ का नासिरुद्दीन साहब क्यों नहीं है, और इसलिए भी उसने पूछा कि मैं उसकी फिल्म का राइटर हूँ। उसका तो ये राइट था। उसका जवाब ये बनता था कि वो अब मसरूफ़ हो गए, कहीं बिजी हो गए, ख़त्म हो गई बात। उसने कहा नहीं जी वो किसी की बुराई कर रहे हैं, उसको अपनी बुराई याद आ गई। तो फिर उनको मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी बुराई की? सारी दुनिया मौजूद है, मेरे रिकॉर्ड लोगों के सामने है। आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैंने किसी की बुराई की है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुराई करने से क्या मतलब, जो बुरा है वो जाने, ये अल्लाह का और उसका मामला है। सर कुछ ऐसे होते हैं, सच्चाई बताना वो समझते हैं बुराई हो रही है, मगर सच्चाई बहुत हाँ जी, जरूरी है। इधर आजकल जो है वो सच बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए। लोग मुंह पे झूठ बोलते हैं ताकि वो बुरा ना लग जाए। मेरा पॉडकास्ट क्यों हिट होता है? मैं मेरे ख्याल 20वां महीना शुरू हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल। हाँ, 20 मिनट में अकेला होता हूँ बोलने वाला, ना मेरे साथ कोई लड़की होती है। हालांकि हम देखें जो लोग प्रोग्राम करते हैं, या लड़की खूबसूरत सामने बैठाई होती है, या कोई लड़का बैठाया होता है, या कोई और बैठाया होता है, कोई कॉमेडियन बैठे होते हैं अपने शो को कामयाब करने के लिए। मैं अकेला होता हूँ और अकेले ही बोलता हूँ, और 40 मिनट बोलता हूँ मुसलसल, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, और लोग मुझे सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? ना तो ये कि भी मैं इतना खूबसूरत हूँ कि वो मुझे देखने के लिए सुनते हैं, ना ये कि मेरी आवाज़ में कोई ऐसी बात है जो किसी और की आवाज़ में बात नहीं है, या ये कि मैं कोई ऐसी बातें करता हूँ। सिर्फ एक वजह है कि मैं सच बोलता हूँ और सच लोगों को पसंद है। सर आपके मुकाबले में वो जो नहीं, आपके मुकाबले में नहीं, सॉरी, एक वो डॉक्टर उमर आदिल वाली भी वीडियो देखता हूँ, उसमें ना मिर्च मसाले होते हैं। मैं आपकी वीडियो में वो सच ढूंढ रहा बोलते होता हैं, वो सच बोलते हैं, सच को झूठ बना के वो मिक्सिंग करते हैं, मिसालें लगाते हैं। तो ये मिसालें नहीं लगाना चाहिए, बाकी जो मर्जी वो करें आप, उसमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो राइटर होते हैं, ठीक है, मैंने सुना है कुछ के ना चर्च स्पीकर ना लिखा बड़ा अच्छा जाता है। मैंने बड़ी ट्राई किया है, ठीक है, मेरे से अच्छा लिखा नहीं गया। तो मुझे पता है चर्च जो है वो लिखने से पहले पीनी चाहिए या फिर चर्च बाद में पीनी चाहिए लिखने? देखिए चर्च जो है ये बेसिकली नशा नहीं है, इसको फ़कीरी धुआं कहते हैं। चर्च हमेशा उस वक्त पीनी चाहिए जब आपका दिमाग ब्लॉक हो जाए, तो उस वक्त पिए। तो चर्च में एक ही खूबी है कि चर्च आपको ना सेंट्रलाइज करती है। मसलन आप कहानी भी सोच रहे हैं ना, आपने चर्च पी लिया और सोच रहे तो आप कहानी से बाहर नहीं आएंगे, और अगर कोई और नशा कर लेंगे तो कहानी से बाहर चले जाएंगे। तो लेकिन बेहतर है कि अगर आप चर्च पीने के बजाय सिर्फ एक आयत पढ़ के अगर शुरू करें ना सोचना, तो आपके सारे मसले काला रब शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। ये एक सीर है, मैं ये पढ़ के लिखता हूँ। अच्छा, मुझे ना आपसे एक ना चीज़ पे ना जेलसी हुई थी बहुत ज़्यादा। वो क्या थी बात के ना, खलीलुर रहमान कमर साहब जब मेरे से बात करते, मुझे तो ज़्यादातर गालियाँ ही पड़ती हैं, मगर जब आपके साथ मैंने वीडियो देखी, आपकी वो जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बड़ी जेलसी हुई यार। इतनी रिस्पेक्ट आपकी उन्होंने की कि यार मैं भी हो गया यार,
क्योंकि मुझे जो लगता था खलील रहमान से अच्छा राइटर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में नहीं है। उनके मैंने सारे ड्रामे देखे हुए हैं, सारी फिल्में देखी, मुझे उनकी राइटिंग, स्क्रिप्ट, डायलॉग बड़े पसंद है। मगर जो उन्होंने आपकी तारीफ़ें की है ना, तो मुझे बताएं आपको आपकी उनके साथ प्यार कैसे इतना ज़्यादा हो गया? आप यकीन करेंगे कि ना तो उनकी मेरी कभी दावतें या मुलाकातें हुई हैं, और पूरी ज़िंदगी में मैं एक दफ़ा उनके पास गया था, उस वक्त वो, और मैं बैठा नहीं इनके पास, मैं दरवाजे में खड़ा रहा, ये बैठे कुछ लिख रहे थे। वहाँ एक मुलाकात थी, वो क्यों थी ये भी मुझे नहीं पता, बस वो मुलाकात थी। उसके बाद मेरी इनके साथ कोई मुलाकात, इन्होंने कर्ज फिल्म बनाई, इंडस्ट्री में आया, फिर इन्होंने ड्रामे लिखने शुरू किए, ड्रामे लिखते रहे, कोई मुलाकात नहीं किसी किस्म की। और फिर अल्लाह ताला ने उनको ड्रामों में सुपरहिट कर दिया, वो सुपरहिट हुए, फिर भी कोई मुलाकात नहीं। फिर एक इन्होंने ड्रामा लॉन्च किया, लाल इश्क के पत्नी क्या, लाल इश्क, बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आपने वहाँ आना है, तो मैंने इसके अपनी आज़ाद समझा, मैं गया, लेकिन आगे ये मुझे नहीं मिले, मसरूफ़ हो गया, प्रोग्राम शुरू हो गया, मैं बगैर मुलाकात किए वापस आ गया। उसके बाद फिर इनकी मेरी मुलाकात हुई, किसी की शादी थी, वहाँ खलील साहब भी थे, मैं भी था, सूफी भट्ट भी था, वहाँ हम बैठे रहे, ये बातें कर रहे, मैं सुनता रहा, मैं नहीं बोला, बस ये मुलाकातें थी। फिर इनको मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और मुझे लोगों ने बताया वो नहीं आएंगे। मैंने इनको इंटरव्यू के लिए मैंने कहा जी मैं आता हूँ कैमरे लेकर, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया नहीं, आप कैमरे लेकर नहीं आएंगे, मैं आऊँ, आप मुझे बताएं कहाँ आना है। मैंने कहा जी मैं आपको गाड़ी भेज देता हूँ। कहता नहीं, मैं अपनी गाड़ी में आऊँ। अपनी गाड़ी में आए, आके इंटरव्यू दिया, और ये कहा कि जितनी देर तक आप इनसे इंटरव्यू करना चाहें कर लें, और जो चाहें सवाल पूछें। तो यूँ बस ये हमारी एक्चुअल मुलाकात वो थी। उसके बाद फिर ये मैं इनके घर गया हूँ, वो भी इसलिए कि ये शान के साथ जब लड़ाई हुई तो इनका फ़ोन आया कि मेरे घर आओ फ़लाँ दिन मंडे को 5 बजे। मैं क्यों कहता, मैंने शान को बुलाया। मैं आगे से कोई जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। आगे जिस वक्त उन्होंने बात की तो मैंने कहा जी अब आपने चूँकि बुला लिया, ख़त्म हो गया। शान ने माजरत कर लिया, जुफी डाली, ख़त्म होकर वापस आ गए। तो अब वो मेरी इज़्ज़त क्यों करता है उसकी मैं आके वजह बताता हूँ। सर, जिस आदमी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी होती है ना, जो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी, उस इज़्ज़त के अंदर आकर रिज़ल्ट दो ही होते हैं। या आदमी उस मकाम पर पहुँच को हर एक को बेइज्जत करना शुरू कर देता है, या उस मकाम पर पहुँचकर हर एक की इज़्ज़त करना शुरू कर देता है। वो इतना सेंसिबल है, या अल्लाह की उस पर इतनी ब्लेसिंग है कि उस मकाम पर पहुँच कर भी, मुझे याद है अभी तक एक अदालत में वो मेरे पास तुमों को लास्ट एपिसोड सनम में रिलीज़ हो रहा था, तो किसी ने एप्लीकेशन दी कि जी ये नहीं होना चाहिए। तो उस जज ने जब एप्लीकेशन दी, उसने कहा भाई मैंने तो बॉक्स बुक कराया हुआ है खुद अपनी फैमिली के लिए, मैं इसका फैसला कैसे कर सकता हूँ। जिसको ये मकाम मिले, आप मुझे बताएं दुनिया का किसी राइटर का ड्रामा सनम में चला, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा कर देगा, उसका चला। तो उस मकाम पर पहुँच वो मेरी इतनी इज़्ज़त करता है, आप यकीन करें कि जब मैं आगे से कोई बात करता हूँ तो कहता मेरा हाथ जो है ना आपके कदमों पर है, अब बात करें। तो वो मुझे उल्टा शर्मिंदा कर देता है। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरे पास एक ही सनद है कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, और वो ये है कि मुझे खलील रहमान का मैं राइटर मानता हूँ। और आपको मज़ेदारी की बात बताऊँ, उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर को भी डांटा कि तुमने क्यों चेंज किया, उसने आपको भी डांटा, और दोनों दफ़ा मुझे बताया भी नहीं। हालांकि लोग अगर किसी की साइड लेते हैं ना, फिर बताओ बड़े फ़ख्र ना, वो अंज तो तारे खिलाफ गाल की थी, मैं उसने अंज किया नंबर बनाने के लिए। उसने नहीं बताया मुझे, ये मुझे किसी ने बताया। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों के ज़र्फ़ देखे हैं, बड़े बड़े आला, लेकिन आपसे ज़्यादा आला ज़र्फ़ मैंने आदमी नहीं देखा कि आपने मेरे कहे बगैर दो आदमी की मेरी ज़ात के लिए क्लास ली उनकी, और मेरा साथ दिया, और मुझे बताया था। सर ये ग्रेट आदमी की निशानी, बस इतनी सी बात। यस। मोहम्मद राना, ठीक है, मोहम्मद राना के साथ हुआ क्या, मसला क्या हुआ है? आपने उनका देखा होगा कैरियर बड़ा ज़बरदस्त था, ठीक है, मगर मेरी फिल्म से तो वो हीरो आए थे। यस, उसके बाद अब हो क्या गया उन्हें? इसका जवाब तो आप माशाल्लाह समझदार। मैंने आगे एक बात कही थी, जब किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो फिर उस वक्त इंसान के पाँव ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं। तो खला में इंसान हाथ पाँव मारता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को संभालना, और बहुत कम लोग संभाल पाते हैं।
और जो लोग उस मकाम पर पहुंचकर लोगों को बेइज्जत करना शुरू करते हैं या नशे में आ जाते हैं या वुमनाइजिंग शुरू कर देते हैं या अपने मकाम से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त इसलिए नहीं दी होती किसी को कि आप इससे फ़ायदा उठाकर कुछ गलत काम करें, तो फिर वो अल्लाह ताला से वो मकाम छीन लेता है। और इसमें उसकी मैं माफ़ी के साथ वो मेरी बहन का भी हिस्सा है जो उनकी बीवी थी, इसलिए कि मैंने देखा कि सेट पर वो सोते थे और वो गाड़ी में होती थी तो पैक बनाकर भेजा करती थी। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर आज वो देखिए क्या कंडीशन है उसकी। कितने ही लोग और कितने फ़नकार हैं जो इस शराब की नज़र हो गए। मरना तो हर एक ने होता, मौत का एक मुकर्रर है दिन, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मिसालें दी हैं कि यार ऐसे ना करो वरना ऐसे हो सकता है। कईयों को जिगर ख़त्म हो गए, कईयों का दिल चिर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया और कोई अपने फ़न से दूर हो गया। बस ऐसा होना नहीं चाहिए। सर मुझे किसी ने बताया है कि शान ने कोई बंदा लगवाया था जिन्होंने उमर राना को नशे पे लगाया। मैं नहीं ख्याल कि ऐसा उसने किया हो। देखिए मेरी बात सुने कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मुझे मेरे पीछे आप आदमी लगा देते हैं, नासिर साहब तुझे प्रोड्यूसर नू ना टफ टाइम देता करो, नखरे कीता करो, ऐ कीता करो, औ कीता करो। तो अल्लाह ताला ने मुझे सेंस दिया कि मैं प्रोड्यूसर को क्यों टफ टाइम दूँ, मैं क्यों प्रोड्यूसर। एक अल्लाह ताला ने उसके जेब में मेरा रिस्क रखा है। ये वो दरख्त है जिसका मैंने फल खाना है, मैं उसकी टहनियाँ काटना शुरू कर दूँ या जड़ें काटना शुरू कर दूँ। इतने सेंस होने चाहिए ना। तो अगर मैं नॉन सेंस हूँगा तो मैं उसके पीछे लग जाऊँगा। तो मैं नहीं समझता, पहली बात तो कि शान में काफ़ी नक्स होंगे, हर इंसान में होते हैं, लेकिन मैं ऐसा इतनी घटिया वो हरकत नहीं कर सकता। ये उमर राना का ज़ाती फैसला है। अच्छा मुझे बताएं, रीमा के बारे में आपने एक वाक़या सुनाया, कोई वो इतना मसला नहीं था, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं थी, मगर लोगों के नेगेटिव बोलने की वजह से या फिर इंडस्ट्री में किसी ने बोला जिस वजह से आपने फिर सॉरी किया? नहीं जी, मैंने सिर्फ एक बात से सॉरी किया था, न मुझे लोगों के बोलने की परवाह है। दो लोग तो आज भी बोल रहे हैं कि लोग क्या बोलते हैं। आप देखें, मैं तो खैर सिर्फ नासिर अदीब हूँ, चीफ मिनिस्टर है पंजाब की मरियम नवाज़ शरीफ की बेटी है, मोहम्मद शरीफ की पोती है, 3 बार वज़ीर आज़म रहा है उसका बाप, उसका जो चचा है वो चौथी बार के दूसरी बार वज़ीर आज़म है, 8 दफ़ा पंजाब का काउंट, कितनी बड़ी फैमिली है। अब उसको देखें लोग क्या वीडियो बनाते हैं, क्या हरकत करते हैं। तो अगर इनका वो जवाब देना शुरू हो जाए तो उसको तो टीवी लग जाएगी। तो इन चीज़ों से नहीं परवाह करते। दुनिया में जब भी कोई काफ़िला चला है अपनी मंजिल की तरफ, कुत्ते ज़रूर भौंकते हैं। तो उन भौंकने वाले कुत्तों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ एक जुमले में मारा था कि एक आदमी ने मुझे कहा कि नासिर अदीब साहब उसके बच्चे हैं, मान लिया कि गूगल पे सब कुछ है, मान लिया नेट में सब कुछ है, मान लिया वो ऐसी है, लेकिन उसके बच्चों को तो नहीं पता ना। फ़र्ज़ करो तुम्हारे व्लॉग से उसके बच्चों को अगर पता लग गया तो वो माँ अपने औलाद के सामने शर्मिंदा होगी। लिहाजा तुम माफ़ी मांगो, तो मैंने माफ़ी मांगी। साइमा और सैयद नूर के जो इश्यूज थे वो अब सॉल्व हो गए या फिर कोई मसले मसाइल है अभी भी? मेरे तो ख्याल में उनके दरमियान कोई इशू नहीं है। कोई है इशू? नहीं आपका नहीं, उनके साथ कोई इशू तो नहीं है। मेरा और साइमा का तो खैर कभी भी इशू नहीं रहा। हाँ, सैयद नूर, मेरा और सैयद नूर साहब का इशू था। वो भी मैंने जो मुझे गुस्सा था उस हरकत से, वो मैंने व्लॉग में निकाल दिया था। उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसके बाद मैं भी खामोश हूँ। मेरी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं, मैं उसकी कदर करता हूँ। बहुत अच्छा डायरेक्टर है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया हुआ है। लेकिन बात वही है ना, मैं जो आपसे कहता हूँ कि नूर साहब अपने अलावा किसी को ओन नहीं करते, जो उनमें नक्स है। अब जैसे आपने खलीलुर रहमान कमर अगर मुझे अपना इतना बड़ा मुझे राइटर मानता है, वो कहता है आप मेरे से बड़े राइटर हैं, बताएं। जब वो कहता है सूदी भट्ट ने कहा, ये भी बात मुझे सूदी भट्ट ने बताई, उसने नहीं बताई कि एक महफिल में बैठे थे तो मेरा जिक्र चल पड़ा। तो उन्होंने अपना सूदी भट्ट ने क्या कि खलील साहब नासिर दिब्बी ताड़ी तरह तारीख साज राइटर है। और जुमला सा नहीं, नासिर दिब्बी तारीख है और हम साज हैं। कितनी बड़ी बात। तो मेरी नज़र में उसका मकाम और दुनिया की नज़र में भी
उसका मकाम पहले से बुलंद हो गया, जिसका नाम खलीलुर रहमान कामरा है, छोटा नहीं हुआ। तो नूर साहब में यही नक्श है कि वो ना अपने से अच्छा किसी को डायरेक्टर मानते हैं, ना अपने से अच्छा किसी को राइटर मानते हैं। तो उससे तकलीफ़ तो मुझे नहीं होती, बेशक जो मर्जी वो करें, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर मुझे बोलना पड़ा, और वो जो मैं बोला वो बिलाग में क्लियर है कि मैं क्यों बोला। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि बिलाल अंसारी साहब के साथ आपने काम किया, मैंने सुना है, ठीक है, किसी ने मुझे बताया था कि यार बिलाल अंसारी साहब ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट की स्टोरी आपके पास लेकर आए थे, उसके अंदर ना डायलॉग्स की चेंजेस वगैरह कराने, और पहले उन्होंने आपका नाम एज अ राइटर नहीं डाला था, आपका नाम एज अ डायलॉग राइटर डाला था, मगर फिर आपने थोड़ा सा इंसिस्ट किया, फिर आपका नाम उन्होंने एज अ राइटर डाला। तो ऐसा कोई मसला आया था? ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। बात दरअसल ये कि जो हकीकत थी वो ये थी कि पहले दिन उन्होंने मेरे साथ ये कहा था कि आप कहानी लिखेंगे, डायलॉग लिखेंगे, स्क्रीन प्ले का टाइटल मेरा होगा। मैंने कहा जी ठीक है। बल्कि ये बात मुझे बिलाल अंसारी ने की थी, ये मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कही थी। हाँ। मैंने कहा जी ठीक है, वो स्क्रीन प्ले का टाइटल को उनका शौक कर ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या जब कहानी लिखी, कहानी उनको मैंने सुनाई तो उनको मेरी कहानी पसंद नहीं आई। फिर वो कहानी एक लिख कर लाए, बल्कि कुछ दोस्तों के साथ मिल मिला के उन्होंने एक कहानी बनाई, वो उन्होंने मुझे सुनाई तो वो मुझे पसंद नहीं आई। फिर हम दोनों बैठ गए। मैंने कहा बिलाल अब इसमें यह है कि नई नस्ल को तुम जानते हो, पुरानी नस्ल को मैं जानता हूँ, और ये वो फिल्म है जो नई नस्ल ने भी देखनी है और पुरानी नस्ल ने भी देखनी है। लिहाजा ये ना तो सिर्फ नई नस्ल के लिए होनी चाहिए और ना ही सिर्फ ये पुरानी नस्ल के लिए होनी चाहिए। ये हमें संगम करना पड़ेगा इनका। तो वो मैं और आप बैठ के कर लेते हैं। लिहाजा हमने मिल के कहानी बनाई, तो कहानी पर दोनों का टाइटल है, मकालमे पे सिर्फ मेरा टाइटल है, और इसमें कोई इशू नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिलाल अंसारी का फ़ोन करके मेरे सामने पूछे ना, मैंने कभी कहा होगा मेरा टाइटल ऐसे देना वैसे देना, जैसे मुनासिब था वैसी टाइटल। वैशी जट वो मेरे दादाबू के ज़माने की, ठीक है, मौला जट ये जो थी वो मेरे अबू के ज़माने की, लेजेंड ऑफ मौला जट मेरे ज़माने की। तो मेरे बच्चों जो बच्चियाँ हैं उनके ज़माने की कौन सी फिल्म बनाने लगे? वो जब जो नहीं बन रही इंशाल्लाह आपके बच्चे देखेंगे। अच्छा, याद रखें, यानी हर जनरेशन। ये मैं देखे मेरे हिसाब से इस वक्त 5वीं नस्ल है जो मेरी फिल्में देख रही है। यस, पहली नस्ल 73 में थी और दूसरी जो नस्ल थी वो 85 के बाद शुरू हुई। पहली नस्ल तो तकरीबन सारे फौत हो गए हैं। हाँ। फिर ये 2000 में तीसरी नस्ल आई, फिर 2015 से चौथी नस्ल शुरू हुई, 2026 से 5वीं नस्ल शुरू हुई। छठी पे जाने का है प्लान? ये मेरे अल्लाह को पता है, जब तक वो चाहेगा मैं रहूँगा। अगर छठी होगी ना तो फिर आप सांप होंगे, आप इंसान नहीं होंगे, क्योंकि जो बंदा 100 साल का हो जाता है ना सांप बन जाता है, सुना है मैंने। अच्छा, बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी है, जब तक वो रखेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जब चाहेगा बुला लेगा। अच्छा मुझे बताएं, रेशम और दीदार की आजकल लड़ाई बड़ी चल रही है, तो मुझे बताएं रेशम ठीक है या फिर दीदार ठीक कह रही है? नहीं, रेशम जो है ना, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि बेवकूफ़ लड़की है, उसको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। और जब भी इंसान को देखे, मैं अब बात करूँगा, मुझे उतनी बात करनी चाहिए जितनी मेरी औकात है। औकात से बढ़कर जब मैं बात करूँगा तो आपको भी बुरी लगेगी और सुनने वालों को भी बुरी लगेगी। रेशम का मुझे कोई तरह, उसका एक जुमला मुझे बहुत बुरा लगा कि नासिर गंद बोलते हैं, घटिया बातें करते हैं मेरे बारे में और अपनी रेटिंग बनाते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने मेरा इंटरव्यू मैंने किया है, कोई घटिया बात बता दें उनके बारे में कहिए। पूरी वीडियो देख के कोई घटिया बात नहीं। फिर जब उसने बात की तो फिर उसका मैंने जवाब दिया उसे कि मैंने कहा रेशम जी, आपको अल्लाह ताला ने वो मकाम ही नहीं दिया कि आपको मैं जिक्र करके और घटिया बातें करके मैं अपनी रेटिंग बढ़ाऊं। मैंने तो उस वक्त आपको साइड ली जब नंगा कर दिया था मेरे एक उसने, हीरा मलिक ने। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको डिफेंड किया, और मैंने ये भी उस डिफेंड करते हुए लोगों को नहीं बताया कि उसने क्या कहा, वरना लोग पता क्या करते हैं, उस अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कहा, इसने ये किया, इसने पहले पूरे चस्के दे के उसके वो नंगी चीज़ें बताएंगे, फिर कहेंगे कि उन्होंने गलत किया। तो मैंने तो आप मेरा वो ब्लॉग भी देखा मैंने, बिल्कुल देखा, बिल्कुल। मैंने तो वो भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ यही कहता रहा कि उसने जो कहा गलत कहा। न रेशम ऐसी है, न शान ऐसा है, न सहमा ऐसी है, न सही नूर ऐसा है। तो सही नूर पे भी मुझे इसीलिए गुस्सा था ना कि जब शान को वो शान ने किया हरकत, तो इसने मुझे कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, और देखें आपको इंडस्ट्री के लिए आपको ये इस किस्म झगड़े नहीं करने चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूँ करें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया जब इसने कहा। फिर अब मैं
हाथ वापस लेता हूँ, आप जो मर्जी करें। तो मैंने कहा आप उस वक्त क्यों नहीं बोल, ये लोग उस वक्त जिस शान की आज आप साइड ले रहे हैं, ये क्यों नहीं बोला उस वक्त? हाँ, उस वक्त वो जो नहीं बोला। रीमा के हक में बोली थी, कभी बुशरा अंसारी कभी फलां, वो उस वक्त क्यों चुप थी? पता क्यों चुप थी सर? सिर्फ इसलिए कि अगर ये बोलती तो वो इनको भी नंगा कर देता। वो ऐसा शख्स है, वो अमेरिका में बैठा है, उसको कोई इस चीज़ का वो परवाह नहीं है। हाँ, मेरे बारे में इसलिए बोली, उनको पता था कि ये शख्स जो कुछ भी हो ये हमारी बुराई नहीं करेगा। मैंने बुशरा अंसारी ने मुझे गंदी जितनी बातें कर सकती थी की, उस पर जो मैंने विला किया वो भी आप देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। आग लगे बस्ती में अगर ना लगी होती तो आपको लगता है बुला ज़्यादा हिट होती? इतराज़ तो ऐसे ही होते, लेकिन बिजनेस ज़्यादा करती। उसकी वजह पता क्या है कि फिर सन में चॉइस यही होती है ना, जब आपको चॉइस मिल जाती है तो फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ शुरू हो जाती है। और इसके मुकाबले में जो तीसरी फिल्म थी डेलीगेट, वो तो उसको वो तो अननोटिस चली गई। हाँ, पता ही नहीं अच्छा, लगा। उसके लिए एक वजह है, क्या? आप यकीन करें वो फिल्म इतनी बुरी नहीं कि वो अननोटिस जाए। उसके डायरेक्टर में एक खामी है, वो जब भी कहीं खड़ा होता है ना, वो भी किसी को डायरेक्टर नहीं मानता। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, डायरेक्टर तो बनाने वाला मैं, इज्जत देने वाला तो मैं हूँ। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बुल्ला है कि सब कहते हैं जी ना फिल्म दा सिर है, ना पैर है, ना ये है, ना वो है। तो कुछ तो है, चल रही है। तो उसमें वो कुछ क्या है, वो अल्लाह की ज़ात है, वो उसकी रहमत है बस। आप जब किसी को स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं फिल्म का, ठीक है, तो जिस तरह खलील साहब करते हैं कि यार कुछ भी चेंज नहीं करना, एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं करना, तो मुझे बताएं आप कैसे, यानी वो अगला वो डायरेक्टर कहता है या फिर कोई कहता है कि यार ये ऐसे कर दो, चेंज कर दो, मगर आप चेंज कर देते हैं? जी, मैं चेंज कर क्यों? देता हूँ। मैं क्या वजह? खलील रहमान की तरह कोई आर्डर नहीं करता, लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि मुझे दलील से साबित करो कि इसको चेंज करना चाहिए तो मैं कर दूँ, वरना मैं भी नहीं करता। हाँ, अच्छा, मुझे पता, अच्छी पहले आप राइटिंग वगैरह करते थे, मुझे बताएं आप फिर ये व्लॉगिंग का या फिर सोशल मीडिया का शौक़ कैसे हो गया आपको? ये मुझे कोई शौक़ नहीं था और ना मैंने कभी सोचा था। मुझे फ़ोन आया सोनो टीवी से कि सुल्तान राय पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और सारे स्टाफ ने ये कहा कि उनके बारे में नासिर से ज़्यादा कोई नहीं जानता, उनको बुलाएं। तो आप आए, मैं चला गया, प्रोग्राम किया वो 40 मिनट का। वो प्रोग्राम ऐसा हिट हुआ कि उसने आगे फिर मुझे बुला लिया कि यार एक प्रोग्राम और कर दे। मैं 1 महीना पूरे प्रोग्राम करता, 8 प्रोग्राम उसने कर लिए। एकदम बैठे बैठे मुझे ख्याल है, मैंने कहा मेरे भाई मैं अपना पेट्रोल खर्च करके आता हूँ, प्रोग्राम करके चला जाता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ, मेरा आधा दिन लग गया, तुम पैसे कमा रहे हो, मैं तो नहीं करूँ, आऊँगा आगे बाद। फिर उसने मुझे पकड़ लिया, फिर उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, फिर मेरी तनख्वाह मुकर्रर हुई, फिर पेट्रोल के पैसे मुकर्रर हुए, फिर मैंने वो प्रोफेशनल करना शुरू किया, वो फिर हिट होता गया। फिर वो जब रीमा वाला मसला हुआ तो मुझे एहसास हुआ, मुझे बच्चों ने भी समझाया, तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा जी अब मैं प्रोग्राम में कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं करूँ, आप तो पैसे कमा लेते हैं, भुगता मैं हूँ, लिहाजा मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने फिर मुझे माफ़ी मांग ली कि फिर हम ये प्रोग्राम बंद कर देते। मैंने कहा बंद कर दें, उन्होंने बंद कर दिया, मैंने अपना शुरू कर दिया। लेकिन आप मेरे देखें यूट्यूब चैनल में कभी कंट्रोवर्सी बात नहीं होती। शो का नाम या फिर चैनल का नाम लेजेंड्स ऑफ नासिर अदीब क्यों रखा? ये मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, जो मेरे पार्टनर भी हैं बुल्ला के, ये उन्होंने रखा, मैंने नहीं रखा। तो इसका आपने पूछा नहीं इसका मतलब क्या है? नहीं, लेजेंड ऑफ नासिर अदीब शो का मतलब तो वही है ना कि ना, जैसे फिल्म में लेजेंड ऑफ मौला जाट, तो नासिर अदीब शो भी लेजेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, यानी जो बातें करते हैं वो लेजेंड है या जी। जो बातें कर रहा है वो लेजेंड है? नहीं जी, दोनों लेजेंड होंगे। बातें करने वाले की बातें अच्छी होंगी तो लेजेंड होगा ना, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। मैंने सुना आप इंडियन पंजाबी फिल्म भी लिख रहे हैं, बात ठीक है? जी, 2 मैं लिख चुका हूँ, तीसरी लिख रहा हूँ। ओके, तो वो अभी आए या अभी नहीं है? अभी नहीं, ये वो शुरू होने लगी थी तो ये हालात हो गए इंडिया के साथ, सारा बॉर्डर बंद हो गया। अच्छा, ये जो पंजाब के फंड्स हैं, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि यार ये पंजाब के फंड और ये जो है पंजाबी फिल्में तकरीबन 30 लोगों को मिली है, तो जितनी ये पंजाबी फिल्में 30 की 30 पंजाबी फिल्में हैं, तो पंजाबी राइटर सिर्फ आप हैं, तो इसमें से 25 फिल्में तो आप ही लिख रहे होंगे? नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक फिल्म लिख रहा हूँ, गुलाम मुहिउद्दीन की, बस। बाकी फिल्म मुझे नहीं पता, अभी शुरू भी नहीं हुई वैसे तो। साहब ज़रा सारी फिल्में ना मैं लिख सकता हूँ ना मैं लिखूँगा। पंजाबी कोई राइटर है और कोई? जी हैं, इशफाक काज़मी साहब हैं, वाजिद ज़ुबैरी साहब हैं, परवेज़ कलीम साहब हैं, सबसे पहले खलील रहमान कमर साहब हैं, और इसके अलावा वो राइटर भी इन हो गया ना जिसने मेरा स्क्रिप्ट ख़राब किया है, वो भी है, और भी हैं, मुझे नाम नहीं आते अपने। मेरे 25 से मेरे मेंबर हैं, सारे राइटर हैं। तो ये पंजाब फंड जिन लोगों को मिला, आपको लगता है ठीक लोगों को मिला या फिर कुछ नाम आगे पीछे होने चाहिए थे?
देखें, कोई भी जो रकम की जब तकसीम होती है तो उसमें थोड़ी सी अकरवा परवरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी दिया तो फिल्म वालों को दिया ना। अगर किसी को गलत भी मिला है तो फ़ायदा तो इंडस्ट्री को होगा ना। हाँ। फ़र्ज़ करो, एक मिसाल है कि कहते हैं जी आलिया रशीद को क्यों मिला। आलिया रशीद को फ़िल्म के लिए मिला ना। आलिया रशीद फ़िल्म शुरू करेगी ना, 3-4 आदमी को रोटी चलेगी तो अच्छी बात है। इसमें ये एतराज़ करना जी उसको क्यों दिया, फ़लाँ को क्यों दिया। अगर कराची वालों को दिया तो वहाँ भी फिल्में शुरू होंगी। अल्लाह करे ये फिल्में बन जाए। मैंने इसमेमें मरीम नवाज़ साहब को एक मशवरा दिया था कि जो बाकी फ़ंड आप बरकरार रखें ना, वो रोक लें और उनकी जगह छोटे शहरों में सन में बनाएं। इससे इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। इनको पैसे देते रहेंगे, रिवाइवल नहीं होगा। ये पता नहीं किस तरीके से फिल्में बना के आपको दे देंगे। फिल्म का मतलब है कि फिल्म हिट हो, हाँ, यस यस। तब रिवाइवल होगा ना। वरना फिल्म तो बन जाएगी। मसलन एक आदमी ने 3 करोड़ रुपये गवर्नमेंट से ले लिया और उसने लपेट के 2.5 करोड़ रुपये में फिल्म दे दी, 50 लाख रुपए की दिहाड़ी लगा ली और फिल्म जाके फेल हो गई, तो फ़ायदा इंडस्ट्री आगे जाने के बजाय एक कदम पीछे आ जाएगी। तो मुझे बताएं, आपको नहीं लगता अब ये गंडासा कल्चर या फिर इससे बाहर आकर कुछ और फिल्में भी बनानी चाहिए? इसलिए कि ये जो फिल्में मोस्टली आगे भी बन रही है ना, मैंने यही नोट किया, गंडासे वाली तकरीबन 3-4 फिल्में जो मुझे पता है वही हैं। एक तो फिल्म का नाम भी गंडासा है। गंडासा कल्चर जो है ना, ये जहन में रखे, ये बेसिकली गैरत का एक निशान है और ये कभी फ्लॉप नहीं होगा। अगर ये इतना ही बुरा होता तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की चलने वाली फिल्म भी तो गंडासे से ही चली। हाँ, लेजेंड ऑफ मौलाजट और इलियट क्लास में चली, हाँ, पढ़े लिखे लोगों में चली, पूरी दुनिया में चली। उसकी वजह ये गंडासे की बात नहीं, बात ये है कि आप गंडासा चला किस लिए रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। तो वो जब भी आप किसी बेगैरत पर, किसी बेबस पर, बेबस की हिमायत में, किसी मजलूम की हिमायत में, किसी हक़ ज़ालिम के ख़िलाफ़, किसी फाजिर के खिलाफ, फासिक के ख़िलाफ़ उठेंगे तो लोग अप्रिशिएट करें। अगर आपको गंडासा दिया जाए तो आप सबसे पहले किस पे चलाएंगे इस टाइम पाकिस्तान में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब मैं इसका जवाब दूंगा तो फिर मुझे कोई ना कोई उठा के न ले जाए। आप जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, हाँ बस ठीक है, हाँ। क्योंकि मैं अगर चलाऊँगा ना सबसे पहले गंडासा, आप यकीन करें कि मैं एक लिस्ट बनाऊँगा इस मुल्क में जो करप्ट लोग हैं, जो रिश्वत देते हैं, और वो लोग जिनकी तनख्वाह इतनी है कि 3 मरले से बड़ा घर नहीं बना सकते और करोड़ों की कोठरियों में रहते हैं, और वो लोग जड़े खाने पीने की चीज़ें रमज़ान शरीफ में महंगी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रमज़ान शरीफ में उन पर गंडासा चलाऊँगा और ईद तक उनका कत्लेआम करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने इतनी प्यारी बातें की हैं। ठीक है, मैं पहले तो फ़ैन था, अब मैं एक्स्ट्रा फ़ैन हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बड़े प्यारे इंसान हैं आप। ठीक है, एवं लोग बुराइयाँ करते हैं कुछ, हाँ करते हैं। अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको और हिदायत दे कि वो बुराइयाँ करते रहें। खुद तो मैंने शायद कोई इतनी नेकी नहीं होगी, उनकी नेकियाँ मुझे मिल जाएंगी इस बहाने, यही काफ़ी। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? बस एक शेर है, वो पढ़ता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी का हासिल है और वही मैं चाहता हूँ कि लोग भी अपना लें। तो क्या बात है कि वो बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी बादशाह थे हिंदुस्तान के, मुग़लों के, उनका शेर जो है वो मुझे 2 शेर भूलते नहीं। कहते थे कि न थी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, रहे ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी सवाल, मैंने सुना है आप बुल्ला 2 भी बना रहे हैं बात, ठीक है? ये प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हो। जब फाइनल होगा तो फिर मैं आपको फ़ोन करके बता दूँ। तो वो बुल्ला जो होगा वो इसका प्रीक्वल होगा, पुरानी होगी, या फिर अगला आगे का होगा? नहीं, जैसे लेजेंड ऑफ मौलाजट बनी, किरदार वही हैं, लेकिन उसके बाद अब देखिए उसमें गनी भाई तो ख़त्म हो गया, उसमें सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब नया बुल्ला कहाँ से शुरू होता है ये अब तो मैं नहीं बता सकता, स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अच्छा ठीक, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नासिर अदीब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।